Hello students, again Gargi Sharma with a new topic which is very important, machine hour rate. This is an important topic from overhead chapter from cost accounting subject, and this video is important for the students of BCom Pass, BCom Honors and other commerce courses where cost accounting is also a subject. So let's start the topic. Standing charges कौन कौन से हैं important, वो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ये बहुत ही important है, आपको याद भी करने होंगे. फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, लाइटिंग एंड हीटिंग, मशीन इंश्योरेंस, सुपरविजन कॉस्ट, जनरल एक्सपेंसेस, ये सभी स्टैंडिंग चार्जेस हैं. आपकी मशीन अगर यूज भी नहीं हो रही है तो भी ये खर्चा आपको बियर करना ही पड़ता है. अब आती है बात रनिंग चार्जेस की. वी हैव 3 इंपॉर्टेंट रनिंग चार्जेस विच आर वेरिएबल एंड विच आर अफेक्टेड बाय द ऑपरेशन ऑफ योर मशीन, जिसके ऊपर आपके मशीन के चलने का फर्क पड़ता है. वेरिएबल है, जितनी आपकी मशीन यूज होगी उतने ही एक्सपेंसेस ये इंक्रीज होंगे. इन्हें इसलिए हम बोलते हैं रनिंग चार्जेस. डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑल आर इफेक्टेड बाय द रनिंग ऑफ योर मशीन. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द मशीन आर रेट. मशीन आर रेट को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है. फॉर कैलकुलेटिंग द मशीन आर रेट वी रिक्वायर 2 थिंग्स. फर्स्ट, मशीन एक्सपेंसेस जो हमने अभी निकालने सीखे हैं. स्टैंडिंग चार्जेस को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, कितना टोटल खर्चा आता है स्टैंडिंग चार्जेस का. फिर हम निकालेंगे रनिंग चार्जेस कितने हैं. उन दोनों को ऐड करके हमारे टोटल ओवरहेड आ जाएंगे मशीन को यूज करने के. दूसरी चीज जो हमें चाहिए मशीन आवर रेट को फाइंड आउट करने के लिए, वो है आपके टोटल मशीन आवर्स इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, यहां पर हम 1 साल की बात करते हैं मोस्टली, उसमें आपके मशीन के कितने घंटे बनते हैं, कितने घंटे आपकी मशीन ने काम किया. 1000 घंटे किया, 2000, 3000, 4000, 40000, कितने घंटे काम किया, ये यहां पर कैलकुलेट करना पड़ता है. फॉर्मूला इसका जो बनता है मशीन आवर रेट का, वो बनता है टोटल मशीन एक्सपेंसेस, या हम कह सकते हैं टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय द मशीन आवर्स. दोनों ही ओवरहेड भी और मशीन आवर्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के यहां पर लिए जाते हैं, वो हमें गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर. मशीन आवर्स मींस हाउ मच आवर्स अ मशीन हैज वर्कड इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज 1 ईयर. मोस्टली 1 ईयर यहां पे लिया जाता है. मशीन आवर कुछ नहीं बस, बल्कि यही है कि कितने घंटे आपकी मशीन चली है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर. दिस मैथड, ये जो मैथड है मशीन आवर रेट वाला जो मैथड है, इस मेथड को कौन से इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जो मशीन इंटेंसिव होती है, यानी कि जहां पर मशीनें ज्यादा काम करती है और लेबर कम होती है, उसे हम बोलते हैं मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. वहां पर इस मेथड को अप्लाई किया जाता है. अब एक मैं फॉर्मेट आपके साथ शेयर करना चाहती हूं मशीन आर रेट का. कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट, ये एक फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट होता है इसका. आपको यू नीड टू लर्न द स्टैंडिंग चार्जेस कौन से हैं, यू नीड टू लर्न द रनिंग चार्जेस कौन से. आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग चार्जेस कौन से, रनिंग चार्जेस. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडिंग और रनिंग चार्जेस है वो इस फॉर्मेट में गिवन है. ये आपको बहुत टिप्स पे याद होने चाहिए ताकि अगर आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करें तो यू शुड नो. सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस में हमने रेंट लिया. रेंट आपका जो है फ्लोर एरिया के हिसाब से यहां पर लिया जा सकता है कि उस पर्टिकुलर मशीन ने कितना फ्लोर एरिया कवर किया हुआ है. सुपरवाइजर सैलरी, यहां पर सुपरवाइजर की सैलरी जो है वो फिक्स्ड है. लाइटिंग एंड हीटिंग, ये भी फिक्स्ड है. आपकी मशीन चाहे यूज भी नहीं हो रही लेकिन लाइटिंग हीटिंग वहां पर होगी. इंश्योरेंस ऑफ मशीन, ये भी एक फिक्स्ड एक्सपेंस है आपका. जनरल एक्सपेंसेस, ये डिपेंड करता है कि ये एज पर द यूज ऑफ ए मशीन कितने जनरल एक्सपेंसेस उसके साथ जुड़े हुए हैं. ये सभी हम निकालेंगे यहां पर. फिर इसका टोटल करने के बाद हमें निकालना होता है पर आवर के हिसाब से स्टैंडिंग चार्जेस को. इसके अंदर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को डिवाइड कर दिया जाता है टोटल मशीन आवर्स से. तो हमारे पास जो आता है वो आता है पर आवर स्टैंडिंग चार्ज. उसके बाद दूसरे पार्ट में हम निकालते हैं रनिंग चार्जेस को, जिसमें पावर कितनी यूज हो रही है, रिपेयर और मेंटेनेंस का कितना खर्चा आया है, डेप्रिसिएशन कितना लगाया गया है उस टाइम के दौरान, इन सब का टोटल किया जाता है. और उस टोटल को भी फिर पर आवर के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. तो टोटल रनिंग चार्जेस को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल मशीन आवर्स से. इस तरीके से पर यूनिट स्टैंडिंग चार्जेस और पर यूनिट रनिंग चार्जेस को ऐड करके हमारे पास आता है मशीन आवर रेट.
इसी चैप्टर से जो कि ओवरहेड है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी बीकॉम के सब्जेक्ट में। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ पर मेथड्स एक्सप्लेन करने होंगे स्टूडेंट्स को कि जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा आता है उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। इसके मेन जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। द फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है आपका? इन डायरेक्ट मेथड इट एलोकेट्स द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन ए प्री डिटरमाइंड एलोकेशन बेस। यहां पर कॉस्ट जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसके खर्चे को डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है एक रेशो में। वो रेशो का बेस लेबर आर्ट्स भी हो सकता है, मशीन आर्ट्स भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। ये डिसाइड करती है मैनेजमेंट या वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कौन सा बेस लेना है डिवाइड करने के लिए। उसके बाद ये है क्या? ये जो मेथड है ये बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इट डज नॉट कंसिडर द इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट के आपस के जो खर्चे हैं म्यूचुअल, कि एक सर्विस डिपार्टमेंट में दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितनी कॉस्ट एलोकेट की और दूसरे ने उसको कितनी एलोकेट की, उसको यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को सीधा एलोकेट किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो कि सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर दिया गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स यूज्ड बाय ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट की कितने कितने मशीन आवर्स है उस रेशो के अंदर उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जितनी भी कॉस्ट थी उसको डिवाइड कर दिया गया, एलोकेट कर दिया गया उस रेशो में। तो ये तरीका था डायरेक्ट मेथड। नाउ द सेकंड मेथड ऑफ द अपोर्शनमेंट इज स्टेप डाउन मेथड। इसे सीक्वेंशियल एलोकेशन मेथड भी कहते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड। वहां पर डायरेक्टली सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेट कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सम रेशियो। यहां पर कुछ अलग है, इसकी कुछ स्टेप्स हैं, पहले हम वो यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्डर ऑफ एलोकेशन को, जो कि बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज पर। जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है उसकी कॉस्ट को सबसे पहले यहां पर एलोकेट करने के लिए लिया जाएगा। नाउ सेकेंड स्टेप में यहां पर एलोकेट द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट्स बोथ सर्विस एंड प्रोडक्शन। फिर उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को जिसको हमने लिया है यहां पे अभी, उसे दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सम रेशियो। स्टेप 3 कहता है यहां पे कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग सर्विस डिपार्टमेंट्स। सेम इसी प्रोसेस को वन बाय वन अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स के लिए भी फॉलो किया जाएगा। लेकिन यहां पर ये जानने वाली बात है और याद करने वाली बात है कि सबसे पहले उसी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पिक किया जाएगा जो सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद इसी प्रायोरिटी की बेस पर हम अदर सर्विस डिपार्टमेंट को एक एक करके लेते जाएंगे। नाउ द थर्ड मेथड इज रेसिप्रोकल मेथड। Reciprocal method allocates the cost by fully recognizing the mutual services provided between service departments using simultaneous equations or iterative methods. इस मेथड के अंदर म्यूचुअल सर्विसेज को भी नोट किया जाता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को क्या सर्विस दे रहा है और वो वाला सर्विस डिपार्टमेंट पहले को कितनी सर्विस दे रहा है। यानी कि यहां पर सर्विस डिपार्टमेंट्स की आपस की जो एक्सचेंज ऑफ सर्विस है, एक्सचेंज ऑफ सर्विस को भी यहां पर देखा जाएगा। नाउ दिस मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड बट इट इज कॉम्प्लेक्स मेथड। ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ये बहुत ही एक्यूरेट है क्योंकि यहां पर उनकी म्यूचुअल सर्विसेज को भी कंसिडर किया गया है। यहां पर टेक्निक्स यूज होती है रेसिप्रोकल मेथड में। सबसे पहले यूज होती है एल्जेब्रिक मेथड। इस मेथड के अंदर कुछ इक्वेशंस के बेसिस पर जो उनकी कॉस्ट है सर्विस डिपार्टमेंट की, जो म्यूचुअल सर्विसेज है उनकी, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर इसको सॉल्व किया जाता है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के तरीके से। दूसरा मेथड है जो यहां पर वो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये मेथड जो है सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को तब तक एलोकेट करता है जब तक कि रिमेनिंग कॉस्ट नेग्लिजिबल ना हो जाए।
तब तक करता है एलोकेट। और जो ये मेथड है ये रेसिप्रोकल मेथड का एक सिंप्लीफाइड ऑल्टरनेटिव है। इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा इक्वेशंस वाली कैलकुलेशन नहीं चाहिए होती, जैसा कि एल्जेब्रिक मेथड में है। नाउ ओवर एंड अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरहेड चैप्टर से। ये कई बारी नोट्स में आ जाता है 4 मार्क्स में। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड की। Over absorption of overhead refers to a situation in cost accounting where the amount of overheads allocated or absorbed to production is greater than the actual overhead cost incurred. This typically occurs due to difference between the estimated overhead and actual overheads. Now the second topic is under absorption of overhead. Under absorption of overhead occurs when the overhead costs allocated or absorbed to a production are less than the actual overhead cost incurred. This indicates that the budgeted or predetermined overhead rates were insufficient to cover the actual cost. अब दोनों सिचुएशन को समझने की बात है। जब भी ओवर अब्जॉर्प्शन की बात आती है उसका मतलब होता है कि आपने जो अपने ओवरहेड्स का एस्टिमेट लगाया, या जो क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग बट द एस्टिमेट ऑफ या प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट होती है आपकी, जहां पर आपकी बजटेड कॉस्ट निकाली जाती है, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली जाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो जब हम ओवरहेड को एस्टिमेट करते हैं कि हमारा इतना खर्चा आ सकता है, जैसे हमने कोई घर बनाना है, घर का हमने एक एस्टिमेट लगाया कितना खर्चा आ सकता है, एक बजट बनाया हमने जब एस्टिमेट लगाया तो हमने लगाया फॉर एग्जांपल 50,000 का, बट जब एक्चुअल में हमारा घर बनके तैयार हुआ या जब हमने सामान परचेज किया तो हमारी जो कॉस्ट आई 40,000 आई। इट मीन्स हमने उसको ओवर ऑब्जर्व किया। जब हमारा एक्चुअल एस्टिमेटेड से कम होता है तब हम उसको बोलते हैं ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। जब हमारा एक्चुअल एस्टिमेटेड से कम होता है या ऑब्जर्व्ड से कम होता है तब हम उसको बोलते हैं ओवर अब्जॉर्प्शन। अंडर अब्जॉर्प्शन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जब हमने घर का एस्टिमेट लगाया 50,000 लेकिन एक्चुअल में जो कॉस्ट आई वो है 60,000, यानी कि हमने एस्टिमेट कम लगाया, एक्चुअल हमारा ज्यादा है। तो जब हमारा एक्चुअल ऑब्जर्व्ड ओवरहेड से या फिर एस्टिमेटेड ओवरहेड से ज्यादा होता है तो उसको हम अंडर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। जब एक्चुअल ज्यादा है तो अंडर है, जब एक्चुअल कम है तो ओवर है। इट मींस अंडर ऑब्जर्प्शन का मतलब क्या हुआ, जब एक्चुअल आपका ज्यादा है, और ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब है जब एक्चुअल आपका कम है। नाउ द लास्ट टॉपिक, yes, codification. It is again a important short note from overhead chapter. Codification is the process of representing items with unique codes to achieve order and efficiency. बहुत सारा सामान परचेज किया जाता है, हम जो भी प्रोडक्शन का काम करता है, ट्रेडिंग का काम करता है, जो भी बिजनेसमैन, तो उसे बहुत सारा मटेरियल परचेज करना होता है। तो उन सभी को प्रॉपर कोड्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि चीजों को एक यूनिक नाम दिया जा सके और उनको इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सके विद डिफरेंट कोड्स। अब वो जो यूनिक कोड्स उन आइटम्स को दिए जाते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो काम को एफिशिएंटली और सिस्टमैटिक तरीके से करने के लिए दिए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन के लिए यू कैन यूज डिफरेंट कोड्स, यू कैन यूज सिंबल्स, यू कैन यूज लेटर्स, यू कैन यूज नंबर्स, एंड यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपने किस तरीके से काम करना है। नाउ द एरियाज ऑफ कोडिफिकेशन कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट। मान लीजिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या ओवरहेड, इन सबको हमने कोड्स देने हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने इन सबको कोड्स देने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उसने कोड जो असाइन, डायरेक्ट मटेरियल को जो कोड असाइन किया वो क्या, DM001। डायरेक्ट लेबर के लिए उसने जो कोड असाइन किया वो क्या, DL001। ऐसे ही डायरेक्ट मटेरियल का कोई और मटेरियल हमने परचेज किया, उसका कोड वो असाइन कर सकता है DM002। डायरेक्ट लेबर में कोई और देना है साथ में तो DL002। तो इट मींस ये एक कोड हो गया कि अगर डायरेक्ट लेबर की बात करेगा तो DL और डायरेक्ट मटेरियल की बात की जाएगी तो DM। नाउ कॉस्ट सेंटर्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट और सेक्शंस जहां पर खर्चा होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
काम किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल कॉस्ट सेंटर के लिए हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिया, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने कोड दिया PR001, PRO001। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कोड दिया गया ADM001। ऐसे ही कोई भी हमने कॉस्ट यूनिट उठाई, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की यूनिट हमने उठाई, हमने एक प्रोडक्ट लिया 1 kg, उसको हमने कोड दिया CU001 1 kg के लिए। ऐसे ही CU002 फॉर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हमने कोड दिया। तो हम इस तरीके से कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट या मटेरियल को कोड दे सकते हैं। उसी तरीके से हम अकाउंट्स ऑन ट्रांजेक्शन्स को भी कोड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है आपकी। आपने फैक्ट्री ओवरहेड को कोड दिया है यहाँ पर FOH001, जो कि एक वेरिएबल एक्सपेंस है आपका, ठीक है। ऐसे ही आपने अलग से जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं आपके, उसको आपने अलग से कोड दे दिया VOH001। तो इट डिपेंड्स। तो यानी कि आप कोडिफिकेशन अपनी सहूलियत के लिए किसी भी चीज को आप कोड दे सकते हो, बट वो बिल्कुल सिस्टमैटिक और सही तरीके से होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए तक और यूनिक होना चाहिए। कभी भी आप एक ही कोड को 2 चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। दिस इज द कोडिफिकेशन। मुझे उम्मीद है कि आज का ये पूरा लेक्चर जो है, ये जो PPT है, आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स, सॉरी लास्ट में 3-4 डेज मैं आपके पास अपनी PPT नहीं पहुंचा पाई थी, बट वेट फॉर माई नेक्स्ट PPT. I hope this will be beneficial for you all. Thank you and all the best for your exams.